हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बाय क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम सीटेट साइंस पेडागोजी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझेंगे। जो भी क्वेश्चंस रह गए थे जनवरी 2024 वाले और अगस्त 2023 वाले, तो आज के सेकंड पार्ट में हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझ लेंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम को क्लियर करने में। और आप लोग ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जो भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा रही हूँ वो मुझे किस तरीके से करानी है, टू द पॉइंट जाना है या जैसे मैंने क्लास में सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है वैसे ही करानी है। तो कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे भी आइडिया मिलेगा कि आपको क्लास कैसे देखनी है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट स्पेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन विज्ञान संशयवाद को बढ़ावा देता है, कथन की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। तो ये बात सही है कि जो साइंस है वो संशयवाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि जो इसमें इंफेरिकल एविडेंस होते हैं उसके आधार पर वैज्ञानिक दावों की वैधता को आंकते हैं। क्योंकि साइंस में चीजें एक सी नहीं होती हैं, समय के साथ बदलती रहती हैं, मॉडिफिकेशन इसमें होता रहता है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है। फर्स्ट ऑप्शन है साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्फेरिकल एविडेंस। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मैंने जो साइंस पेडागोजी की थ्योरी वाली क्लासेस कराई हैं उसमें सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप सभी जरूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से सभी क्लासेस देख सकते हैं। अब हम और भी ऑप्शंस को समझेंगे। सेकंड ऑप्शन है साइंस इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर, यानी कि विज्ञान पूरी तरीके से आगमनात्मक प्रकृति का है। तो ये गलत है। साइंटिस्ट डू नॉट ट्रस्ट द फाइंडिंग ऑफ अदर साइंटिस्ट, यानी कि ये संशयवाद को इसलिए बढ़ावा देता है क्योंकि वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के निष्कर्षों पर भरोसा नहीं करते। नहीं, ये भी गलत है। साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज, यानी कि वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं और अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक डिफिशियंसी डिसीज एट अपर प्राइमरी लेवल। उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन रोग विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिशियंसी। संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना और अवधारणा को प्रस्तुत करना। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन अरेंज फॉर अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन pertaining to a deficiency disease and hold a discussion around it। तो देखिए, यही ऑप्शन सबसे अच्छा हो जाएगा कि हम जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो उसको लेंगे, फिर उसके बाद उस पर परिचर्चा करेंगे। थर्ड ऑप्शन है लिस्ट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड द फंक्शन दे परफॉर्म इन ह्यूमन बॉडी। विभिन्न पोषक तत्वों और मानव शरीर में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएं। होल्ड अ डिस्कशन ऑन कॉमन ह्यूमन डिसीज, समान मानव संबंधी रोग पर परिचर्चा करना। देखिए, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सबसे अच्छा हो जाएगा, सबसे उपयुक्त रणनीति हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्राइब विद रिस्पेक्ट टू कैरी आउट ऑफ अ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन बाय अ टीचर। तो देखिए, क्लास में टीचर डेमोन्स्ट्रेशन या डेमो करके दिखा रही है, तो हमें ये बताना है कि क्या सबसे उपयुक्त रणनीति नहीं है। तो ये नॉट वाला क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान से करेंगे। तो देखिए, जब टीचर क्लास में कुछ प्रदर्शन करते हैं तो वहां पर वो कुछ प्रिपरेशन करते हैं। जब पाठ को पढ़ा रही है टीचर तो उसकी योजना या उसकी रिहर्सल वो पहले ही करती है। फिर टीचर्स क्या करती है, छात्र को मोटिवेट करेगी, जो भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करेगी, इन्वॉल्व करेगी टीचर। तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन। रिहर्स द डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर कैरिंग इट आउट इन क्लास। कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया, हमें नॉट बताना है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं एम्फेसाइज बिफोर हैंड द लिंकेज दैट स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक। समय पूर्व भी उन अनुबंधों पर बल देना जिसका निर्माण करना छात्रों के लिए आवश्यक है। तो यही गलत हो जाएगा, समय पूर्व नहीं करना है। पहले बच्चों को डेमो दिखाएंगे, शामिल करेंगे, मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट को, फिर जाके बच्चे समझेंगे चीजें। तो यही गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रदर्शन को व्याख्याओं द्वारा पूरा करना, तो ये भी सही है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है। परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना, यानी कि डिस्कशन करेंगे, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल रीजन बिहाइंड न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल बीइंग रिगार्डेड एज एन एक्सीलेंट थ्योरीज। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को
एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है? ऑप्शन देखेंगे। इट एक्सप्लेन्स लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग फ्यूअर असम्पशन, यानी कि ये कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें ऑब्जर्वेशन ज्यादा है और असम्पशन यानी कि धारणाएं कम है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A teacher, while teaching the chapter body movement to class 6 students, show the following image to her student. तो एक शिक्षिका क्लास 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति अध्याय पढ़ाती है और वो कुछ प्रतिबिंब दिखाती है। A sailing boat, swimming fish and a flying aeroplanes. She then asks the student to reflect on the shape of the images and the manner of movement. Which of the following are likely to be employed by students in answering? तो जब टीचर बच्चों को बॉडी मूवमेंट समझा रही है तो वो इन चीजों को दिखाती है, तो बच्चे इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट तो हो गया ऑब्जर्विंग, और वह बच्चों को एग्जाम्पल से रूल की तरफ ले जाती है, यानी कि चीजों को एग्जाम्पल देकर समझा रही है। तो ये क्या हो गया? इंडक्टिव रीजनिंग हो गया। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो बी और सी हमारा सही है। तो किस ऑप्शन में हम देख लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, बी एंड सी। तो अब आपके जनवरी वाले 2024 के सभी पेडागोजी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, और आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो आप सभी वो जरूर देख लेना। अब यहाँ पर हम अगस्त 2023 वाली पेडागोजी क्वेश्चंस को समझेंगे, और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाई द स्टेटमेंट गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू द लाइफ एंड ट्रू टू द डिसिप्लिन? अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों के लिए सच्ची, जीवन के लिए सच्ची और अनुशासन के लिए सच्ची है। कथन में निम्नलिखित में से कौन सा निहित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन देखेंगे। साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट एक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस। विज्ञान शिक्षा में छात्रों को विज्ञान की प्रक्रिया सीखने में मदद मिलनी चाहिए। तो हाँ, ये बात सही है। तो ये तो हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया, हमें गलत बताना है। सेकंड देखेंगे। साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन द चिल्ड्रन एंड हिज हर एनवायरमेंट। विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उनके पर्यावरण के बीच एक संबंध बनाना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमाइन डिसिप्लिन इन स्कूल। तो देखिए, यही गलत हो जाएगा कि बच्चों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना है। बच्चों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित नहीं करना है। गुड साइंस एजुकेशन क्या है? ट्रू टू द लर्नर, ट्रू टू द लाइफ और ट्रू टू द डिसिप्लिन। इसका मतलब ये है कि बच्चे अपने काम के प्रति तो डिसिप्लिन में रहें, लेकिन स्कूल में हमें उन्हें डिसिप्लिन में रहना सिखाना है, ये नहीं है। ठीक है, बच्चे अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, अपने काम के प्रति डिसिप्लिन में रहें। तो हमने ये गुड साइंस एजुकेशन में पढ़ा है, और मैंने आपको 6 वैलिडिटी भी समझाई है। तो अगर आप लोगों ने साइंस पेडागोजी सीरीज नहीं देखी है तो आप सभी वो भी देख लेना। मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सभी वहां से क्लासेस को देख लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे पेडागोजी का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिनका मल्टीपल आंसर हो, यानी कि बच्चे वन लाइन में आंसर ना देकर अलग अलग आंसर दें, अपने अलग अलग विचार को रखें, सोचे समझे और जांच करें, और फिर उसका आंसर दे। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन जिनका मल्टीपल आंसर होता है। अब देखते हैं अपने ऑप्शन। व्हाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज? मनुष्य सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते? तो जो सेलुलोज को पचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमन में नहीं होते। तो ये तो वन लाइन आंसर हो गया, तो ये तो होगा नहीं ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। व्हाट इज सेलुलोज मेड ऑफ? सेलुलोज किसका बना होता है? तो ये भी वन लाइन आंसर हो जाएगा। What would happen if humans could digest cellulose? क्या होगा यदि मनुष्य सेलुलोज को पचा सके? तो देखिए, इसमें बच्चे चीजों को समझेंगे, सोचेंगे और अपने अपने अलग अलग विचार रखेंगे। तो ये होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं। नेम एनी 5 ऑर्गेनिज्म दैट कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। किन्हीं 5 जीवों के नाम बताएं जो सेलुलोज को पचा सकते। तो ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारा सिंपल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ordinarily not implied in the context of content validity of science curriculum? तो जो मैंने आपको 6 वैलिडिटी पढ़ाई है उसमें से एक कंटेंट वैलिडिटी भी पढ़ाई है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो साइंस पेडागोजी की सीरीज मैंने आपको कराई है वो आप सभी देख लेना, क्योंकि आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम समझ लेते हैं कि कंटेंट वैलिडिटी है क्या। तो जो स्कूल में बच्चों का कंटेंट हो वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखकर होना चाहिए, और बच्चों की
एज को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, मीनिंगफुल हो और सही जानकारी बच्चों को दी जाए। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन। द कंटेंट इज अपडेटेड, तो हाँ ये भी बात सही है कि जो सामग्री है उसको अपडेटेड होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, द कॉन्सेप्ट्स आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड, तो वही सटीक और सही जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। द कॉन्सेप्ट आर ट्रिविलाइज्ड फॉर सम लर्नर्स, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि बच्चों को जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं वो सिंपल तरीके से समझाएं, क्योंकि हर तरीके का बच्चा है क्लास में, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव पॉइंट है, कोई भी गलत नहीं है। और इसका जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर है वो जेड है, यानी कि सभी को नंबर मिला है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल रैशनल फॉर टीम टीचिंग, यानी कि हमें ये बताना है कि टीम टीचिंग से क्या बेनिफिट्स होगा स्टूडेंट्स को। तो देख लेते हैं। इट इज एन अफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर लार्ज साइज क्लासेस, यानी कि यह बड़े आकार की कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो टीम टीचिंग इसलिए थोड़ी होती है कि जो क्लास बड़ी है तो इसलिए हम टीम टीचिंग कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड देखेंगे, इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज, हाँ ये बात सही है कि इसमें विविध विशेषता वाले छात्रों को लाभ मिलता है। जो डाइवर्स एक्सपर्टीज वाले छात्र होते हैं उनको हेल्प मिलती है, क्योंकि वे चीजों को कई तरीके से देखते हैं, उनके मन में कई सारे सवाल उठते हैं, तो उनको इससे हेल्प मिलती है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये मूल्यांकन के कार्यों को आसान बनाता है, नहीं। ये छात्रों की भागीदारी बढ़ाने में सहायता करेगा, नहीं। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी सजेस्टेड एज पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक, पाठ पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, हमें नॉट बताना है। तो एक्सपेंडेड लर्निंग है क्या? इसका उपयोग हम एजुकेशनल प्रोग्राम और स्ट्रेटजी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, जिससे कि जो बच्चों का लर्निंग गैप है वो कम हो सके और जो बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट है वो इम्प्रूव हो सके। तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन। दीज आर एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन टू चिल्ड्रंस रिपीटर ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, ये बच्चों के ज्ञान और कौशल के रंग पटन के लिए महत्वपूर्ण मूल संवर्धन है। तो हाँ ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे। दीज फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स इवेल्यूशन, देखिए इसमें मूल्यांकन शामिल नहीं है, तो हमसे नॉट पूछा था, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कुछ में छात्रों की विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्रित करने और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। इनमें से कुछ बड़े पैमाने पर विशेषज्ञ शिक्षकों और समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाते हैं, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड रीजन फॉर इंक्लूडिंग सोशियो साइंटिफिक इशू सच एज द जीएम फूड इन द स्कूल साइंस करिकुलम, तो हमको बताना है कि सोशियो साइंटिफिक इशू के लिए वैध कारण नहीं है, वो बताना है हमको। तो सोशियो साइंटिफिक इशू क्या है ये हमने पहले के क्वेश्चंस में समझ लिया है। तो हम देखेंगे अपने ऑप्शन। डेवलपमेंट आर्गुमेंटेशनल स्किल्स, तो हाँ ये तर्क वितर्क कौशल विकसित करता है। नेक्स्ट देखेंगे। हेल्पफुल इन कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर ऑफ साइंस, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। डेवलपमेंट द कैपेसिटी टू इंगेज इन एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, तो हाँ ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा वैध कारण नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प इन एप्रिसिएटिंग साइंस एज अ डेफिनेटिव डिसिप्लिन, तो यही वैध कारण नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म इन क्लास 7 अ टीचर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी विद हर स्टूडेंट, they take 3 test tube and fill 3/4 of each with water. The test tube are labeled as A, B and C. They put a snail in test tube A, a water plant in test tube B, and in C they keep snail and plant both. The teacher then asks the student which test tube would have the highest concentration of CO2, which process skill in the teacher emphasizes in this case. तो क्लास 7 में जीवों में श्वसन अध्याय पढ़ाने के बाद एक शिक्षिका अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 परख नलियां लेते हैं और प्रत्येक का 3/4 भाग पानी से भरते हैं। टेस्ट ट्यूब ए, बी और सी के रूप में लेबल किया जाता है उनको। वे टेस्ट ट्यूब ए में घोंघा रखते हैं, टेस्ट ट्यूब बी में एक पानी का पौधा रखते हैं और सी में वे घोंघा और पौधा दोनों रखते हैं। फिर शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि किस टेस्ट ट्यूब में CO2 की सांद्रता सबसे अधिक होगी। इस मामले में शिक्षक किस प्रक्रिया कौशल पर जोर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टीचर है उसने चैप्टर को पहले ही पढ़ा दिया है बच्चों को, तो बच्चे यहाँ पर कुछ भी अनुमान नहीं लगाएंगे, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे,
कुछ भी वहां पर वो माप नहीं रहे हैं, ये सिंपल हो जाएगा प्रिडिक्टिंग, ठीक है, पूर्व अनुमान। यानी कि वो सीधा सीधा प्रिडिक्ट करेंगे, पूर्व अनुमान लगाएंगे कि CO2 की सांद्रता ए टेस्ट ट्यूब में ज्यादा होगी। तो सिंपल था, ठीक है, इसको लेंथी करके पूछा गया है क्योंकि बच्चों को उन्होंने पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो एनिमल है वो कैसे श्वसन करते हैं, प्लांट कैसे श्वसन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनको चीजें पहले से ही क्लियर है, तो वो क्या करेंगे, पूर्व अनुमान लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द करिकुलम प्रैक्टिस करंटली बीइंग फॉलोड इन स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में वर्तमान में अपनाई जा रही पाठचर्या पद्धति के बारे में सत्य है। तो ऑप्शन देखेंगे, साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री क्लासेस। तो ये तो गलत है कि प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है, तो ये तो हो गया गलत। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज साइंस इन सेकेंडरी क्लासेस। तो माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को विज्ञान के रूप में एकीकृत रूप से पढ़ाया जा रहा है, तो ये बात सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सी देखेंगे, साइंस एंड सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज EVS इन प्राइमरी क्लासेस। तो माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को EVS के रूप में एकीकृत रूप से पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो बी और सी हमारा सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a group of students in engaged in an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap water in a beaker. Which of the following is not a suitable indicator to assist them on this task? तो छात्रों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे एक बीकर में साधारण नल के पानी का तापमान माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त संकेत नहीं है? तो नॉट वाला क्वेश्चन है। देख लेते हैं हम अपना ऑप्शन, पे ड्यू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मामीटर। तो ये तो सही है कि थर्मामीटर की न्यूनतम ताप पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इंश्योर दैट द थर्मामीटर डज नॉट टच द बॉल्स ऑफ द बीकर। तो ये भी सही है कि हम ये ध्यान रखेंगे कि जो थर्मामीटर है वो बीकर की दीवार को टच ना करे। नेक्स्ट देखेंगे, मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, यूज अ स्टैंड टू सस्पेंड द थर्मामीटर। थर्मामीटर को लटकने के लिए एक स्टैंड का उपयोग करेंगे, तो ये भी सही है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन उपयुक्त संकेत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये तो हमें भी पता है कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन साइंस में क्या है, ये देखा जाता है कि बच्चे किस तरीके से स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, जो प्रोसेस वो कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये संकेत सबसे उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर इन क्लास 7 स्टूडेंट। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को गोलीयकार दर्पणों में छवि निर्माण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? तो देखिए जो बच्चे हैं उनको स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहती है टीचर, तो सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी ये हमें बताना है। तो पहले जहां पर बच्चा एक्टिव होगा वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व देयर इमेजेस एट वेरियस पोजीशन इन अ प्लेन मिरर। तो देखिए अगर प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को वो क्लियर कर रही होती तब तो ये ठीक था। सेकंड देखेंगे, स्टूडेंट आर आस्क्ड टू प्ले विद शाइनी स्टील स्पून एंड ऑब्जर्व देयर इमेज इन इट। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि जो स्पून है वो गोलीय दर्पण की तरह काम करती है, तो यही ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपका अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।